नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रीडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा मुद्दा है ये इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अभी हाल ही में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रिडिक्शन किया जा रहा था, उस प्रिडिक्शन के ऊपर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को मूडीज के द्वारा भी अब मोहर लगा दी गई है कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में ग्रोथ करेगी। आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या प्रिडिक्शन किया गया है, उन सारी चीज़ों पर आधारित है। तो इस न्यूज़ सेशन को शुरुआत करते हैं। ये आपका लाइव बिन के अंदर कल की न्यूज़ है और ये आज की न्यूज़ है। इन्हीं न्यूज़ पर आधारित आज का हमारा ये सेशन है, जिसमें कि अभी मूडीज के द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 2024 के अंदर जो भारत की ग्रोथ रेट है वो कितनी बढ़ने वाली है। तो उसमें ये प्रिडिक्शन किया गया है कि 7.1% की ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सबसे बेहतर ग्रोथ रेट के रूप में है। और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के अंदर निवेशक जो हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, इसी बात के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट सक्सेस सेज रिजॉल्व टू मेक नेशन अ पावर हाउस के रूप में मोदी जी के बारे में यहाँ पे बात कही गई। तो इस न्यूज का जो मतलब है, हमारे लिए मायने है, उन मायनों के ऊपर ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों जो संस्था हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जो इनके द्वारा प्रिडिक्शन किया गया है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना देर किए हम उस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि कौन सी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा ग्लोबल रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज है। ठीक है, दूसरी उसी के साथ में ये मिलकर काम करती है फिच रेटिंग, और उसके बाद में स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये तीन प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में, और वहां पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है उन देशों की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो कि इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इन पे हम परिचर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक बार कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन तीनों संस्थाओं के द्वारा क्या रेटिंग प्रोवाइड की गई है, क्या प्रिडिक्शन दिया गया है। पहली चीज कि भारत की अर्थव्यवस्था को मूडीज ने बड़ी राहत प्रोवाइड की है, और जीडीपी का ग्रोथ जो है उसे अनुमानित किया है 7.1%। ठीक है, तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना चुका है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा ये प्रेडिक्शन किया गया कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आएगा। और इसी बात को किसके द्वारा, मुद्रा कोष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, प्रतिष्ठित संस्थाएं जो हैं इनके द्वारा, और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जिसमें कि मूडीज ने है, इनके द्वारा इस जीडीपी ग्रोथ के ऊपर अपना भरोसा जताया गया है। और माना गया है, जो पहले प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% होगी, उसको अभी हाल ही में मूडीज के द्वारा मॉडिफाइड करके 7.1% प्रिडिक्ट किया गया है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रिसेशन का दौर धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है, और उस दौर में अगर भारत की इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, और भारत की आर्थिक नीतियों की भी एक बेहतर पहल देखी जा सकती है इस न्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो अनुमान है वो स्थिर बताया गया है। यहाँ पर मूडीज ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन था 6.5% विकास दर का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया था। लेकिन अगर बात की जाए 2025 और 26 के लिए, तो ये अनुमान जो है 6.6% तक पहुंचने की आशा जताई जा रही थी। ठीक है, और यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, एक बहुत मजबूत स्थिति को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि भारत अब विकास की ओर क्या है, इंगित है, विकास की ओर बढ़ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महंगाई के ऊपर भी, क्योंकि महंगाई और विकास दर और महंगाई दोनों को हम अलग अलग देखकर नहीं चल सकते। अगर विकास बढ़ रहा है तो अगर उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है तो उस विकास दर को बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। अगर महंगाई स्थिर है और विकास उस कंडीशन में हो रहा है तब वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि मूडीज के रिपोर्ट में भारत की महंगाई दर को लेकर भी बहुत ही सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहले प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वो 5% थी,
लेकिन अब वह घटकर कितने परसेंट हो गई है, 4.7% बताया जा रहा है कि जो महंगाई दर है आने वाले वित्त वर्ष के लिए ये रहने वाली है। अगर जुलाई और अगस्त की बात की जाए तो जुलाई और अगस्त के दौरान जो रिटेल महंगाई है, जिसे रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो आरबीआई के 4% के दायरे में ही रही है। और मूडीज का अनुमान है कि 2025 और 26 तक यह महंगाई की दर 4.1% रहेगी। अगर विकास दर इस रेट पे पहुंच जाती है 7.1% पे और आपकी महंगाई दर 4.1% है, तो ये वाकई में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज हो सकती है। ये यहाँ पर एक शब्द आपने सुना कि आरबीआई के द्वारा 4% का जो दायरा तय है, तो आरबीआई के द्वारा रिटेल इन्फ्लेशन को 4+-2 के रेंज में रखने की बात कही गई थी। ठीक है, ये 2016-17 के टाइम पे, तो उस चीज को अभी यहाँ पर मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई है। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक और आईएमएफ का भी भरोसा बना हुआ है, जहां पर अगर बात करें कि मूडीज के अलावा प्रमुख जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व बैंक और आईएमएफ, इनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास को पूरी तरह से मेंटेन है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो उस ग्रोथ के रेट का जो अनुमान था वो 6.6% था, लेकिन अब वो बढ़कर 7% हो गया है। ठीक है, जबकि आईएमएफ के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया था, आईएमएफ के द्वारा जीडीपी ग्रोथ को 7% तक अनुमान लगाया गया है। तो जो दोनों ये ग्लोबल संस्थाएं हैं, विश्व बैंक और आईएमएफ, इनके द्वारा 7% के ग्रोथ रेट की बात कही गई है। स्टैंडर्ड और पुअर की भी के बारे में बात की जाए तो ये भी क्या है, ये आपका जो मूडीज है, मूडीज के साथ में मिलकर विभिन्न देशों की वैश्विक स्तर पर क्या करती हैं, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। तो इसका भी भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पे बना हुआ है, यानी कि मूडीज, आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ में जो स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका भी भारत की ग्रोथ रेट पर विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। स्टैंडर्ड और पुअर के द्वारा अगर भारत के विकास की बात की जाए तो वर्ष 2024-25 के लिए इनके द्वारा 6.8% का ग्रोथ रेट का अनुमान बरकरार रखा गया है। और आरबीआई की अगर ब्याज दरों की में कटौती की बात की जाए तो अगर उनकी कटौती पे जो संभावना है वो अगर सकारात्मक रहती है, अगर उसके सकारात्मक होने के निर्णय देखने को मिलते हैं, तो ये ग्रोथ रेट और बढ़ने की संभावना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एक टूल होता है, उनके जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं उनके द्वारा अगर मार्केट के अंदर मनी फ्लो बढ़ा दिया जाता है। मनी बढ़ाने का मतलब कैसे हुआ, आरबीआई के द्वारा मनी कैसे बढ़ाया जाएगा, जब उनके द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। ठीक है, ब्याज दरों में कटौती का मतलब जो आपके रिजर्व रेपो रेट होते हैं और जो रेपो रेट होते हैं, बैंकें आरबीआई से कर्ज लेंगे, बैंकों के पास में कर्ज आएगा, अगर कम ब्याज पे आ रहा है तो बैंकें अधिक कर्ज ले सकती हैं और मार्केट में अपने पैसे को ज़्यादा मात्रा में डाल सकती है। अगर मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की संभावना और भी बेहतर हो सकती है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई की जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती भी क्या होगी, एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में आएगी कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आने वाले समय में कितनी बेहतर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ चीजें हैं। तो अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में बात की जाए तो इन अनुमानों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर इसे भी मान्यता प्रदान की जा रही है। यानी कि जिस प्रकार से बताया गया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगी 2027 तक, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर ही मान्य होगी। तो भारत की विकास पथ मजबूत बना हुआ है, जिसमें कि आने वाले समय में ये और अधिक सशक्त होने की कंडीशन दिखाता है। इसके अलावा इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका, वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद में मूडीज, स्टैंडर्ड और पुअर जो है फिंचटेक, ये तीनों जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 1944 के अंतर्गत ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। ये इनके द्वारा काम क्या किया जाता है, तो पहला काम कि ये वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक संकटों से निपटने के लिए काम करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनमें वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और उनको आर्थिक संकटों से रोकने का काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें कि जरूरतमंद देशों को कर्ज के रूप में पैसा दिया जाता है। जितने भी इनके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण, उसमें सुधार और उनको परामर्श ये देने का काम भी आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक निगरानी
और अध्ययन करना जिससे कि अर्थव्यवस्था का विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके, वो काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। यानी कि वैश्विक आर्थिक निगरानी के टर्म में कि विभिन्न देशों की आर्थिक विकास दर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन IMF के द्वारा किया जाता है। ठीक है, IMF के सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें 190 सदस्य देश हैं जो इसे वैश्विक स्तर के महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के रूप में बनाते हैं। इस चीज को आप जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी के अंदर इसको पढ़ना ही रहता है। सेकंड आपका है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC के अंतर्गत है। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है तो ये विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य काम जो कि आप देखेंगे गरीबी उन्मूलन को समाप्त करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक काम करती है। यानी कि इसका जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का काम विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि IMF के द्वारा शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने का काम किया जाता है। तो दोनों के बीच में बेसिक अंतर यही है। विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे यानी कि जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें आपका जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऊर्जा परियोजनाएं होंगे, इन सारी चीजों में निवेश करने का काम विश्व बैंक का होता है। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भी सतत विकास को प्रोत्साहित करना और सतत विकास लक्ष्यों को जो कि 2030 तक किया गया है फिक्स, इसको प्राप्त करना, उसके लिए भी जो विश्व बैंक है उसके द्वारा आर्थिक सहायता और विभिन्न प्रकार की चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीजें समझने की जरूरत है। ये जो विश्व बैंक है केवल अपने आप अकेले नहीं काम करती है, विश्व बैंक की दो शाखाएं मिलकर काम करती है, जिसको कि अभी कल या परसों के करंट अफेयर की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि विश्व बैंक के जो दो शाखाएं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है इसका जो एक है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD कहा जाता है। तो ये क्या काम करती है, ये मध्यम और उच्च आय वाले, ध्यान से समझिएगा, मध्यम और उच्च आय वाले देशों को ऋण और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का काम करता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरी जो शाखा है विश्व बैंक की वो है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये IDA होता है। और ये जो सबसे गरीब देश हैं, जो सबसे गरीब देश हैं उन सभी देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड करता है और विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स या अनुदान को प्रोवाइड करता है। तो ये दो प्रमुख इकाइयां हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। अगर विश्व बैंक के सदस्य देशों की बात की जाए तो वहां पर आपने देखा होगा IMF के अंदर 190 देश थे, जबकि यहाँ पर 189 देश हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कहीं कि कौन कौन से देश हैं, ऊपर से 10-5 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है, अगर IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों के कामों के बीच में अंतर हम स्पष्ट करना चाहें तो ये दोनों संस्थाएं क्या हैं, ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती हैं। लेकिन अगर इन दोनों के कार्यों के बीच में अंतर की बात की जाए तो जहां IMF जो है वो वित्तीय संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है और नीतिगत सहायता प्रदान करता है, वहीं आपका जो विश्व बैंक है वो लंबी अवधि के लिए विकास परियोजनाओं को संचालित करता है और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये दोनों चीजें थी IMF के बारे में। अब दूसरा जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, मूडीज कॉर्पोरेशन। तो मूडीज कॉर्पोरेशन क्या है, एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है, जैसे कि हमने आपको बताया। ये कहाँ पे बनी हुई है, इसका मुख्य रूप से किन चीज़ों पे काम करती है, तो ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। क्रेडिट रेटिंग मतलब जैसे आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, वैसे ही वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के अंदर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा अगर कहीं पर भी अपना पैसा लगाना है तो उसके लिए वो क्रेडिट रेटिंग देखती है कि इस देश में पैसा लगाना सुरक्षित है अथवा नहीं। तो उस चीज़ की गारंटी कौन देता है, उसकी रेटिंग कौन करता है, तो उसको मूडीज कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य प्रकार से क्रेडिट रेटिंग का काम करती है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर रिसर्च का काम करती है, उनका वित्तीय विश्लेषण प्रदान करती है और इसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव पे काम करती है जो कि आपके स्टैंडर्ड और पुअर के साथ मिलकर इसके काम होते हैं। ठीक है, मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूडीज की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 के अंतर्गत हुई थी। किसके द्वारा, जॉन मूडी के द्वारा। इसके जॉन मूडी क्या है, इसके संस्थापक हैं और यह आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है।
मूडीज के कार्यों की बात की जाए तो पहला काम हमने आपको बताया कि ये क्रेडिट रेटिंग का काम करती है। मूडीज का मुख्य सेवा क्या है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज, और इसके माध्यम से ये विभिन्न प्रकार की सरकारों, निगमों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स मतलब कि जो बॉन्ड जारी किया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, और उनके द्वारा जो वित्तीय प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं जिसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। और यह रेटिंग जो बताती है कि संबंधित संस्था या देश की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है और वहां पर निवेश में कितना जोखिम है। तो निवेश में जोखिम की जांच करने के लिए और किसी भी देश के द्वारा बॉन्ड और सिक्योरिटी जो लॉन्च किए जाते हैं उनका रिटर्न क्या है, उस पर इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आएगा, उन सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं आपकी मूडीज। ठीक है। रिसर्च और विश्लेषण का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। मूडीज व्यापक वित्तीय बाजारों पर रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करती है, वित्तीय आकलन प्रदान करती है, और इसके अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था, बाजारों, उनके ऋण और उनके उद्योगों पर आधारित गहन अध्ययन के आधार पर रेटिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस उन पर रिसर्च की जाती है भविष्य के लिए। जोखिम प्रबंधन भी इसके महत्वपूर्ण कामों में से एक है। मूडीज जो है, मूडीज एनालिसिस के माध्यम से कंपनियों का जो जोखिम प्रबंधन है, जो उनकी वित्तीय जानकारी है, उनका जो डेटा विश्लेषण है, इनसे संबंधित चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? मूडीज के द्वारा किया जाता है। मूडीज की क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसके द्वारा 3 प्रकार की क्रेडिट रेटिंग का ग्रुप बनाया गया है। पहले तो ये इनका जो हाईएस्ट ग्रेड है वो AAA है, और जो लोएस्ट है वो आपका C है। अगर AA की बात की जाती है तो ये उच्चतम क्रेडिट रेटिंग होती है, और उसके बाद में आपका जो C होता है वो सबसे कमजोर स्थिति में होती है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है 780 से लेकर 950 के बीच में, तो यह इस तरह से कोई नंबरिंग के रूप में नहीं है, यहाँ पर AA और C के फॉर्मेट में यहाँ पर इसको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मूडीज का वैश्विक प्रभाव क्या है। अगर इसके वैश्विक प्रभाव की बात करें तो मूडीज की रेटिंग का वित्तीय बाजारों और निवेशकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रेटिंग यह तय करने में मदद करती है कि निवेशक, बैंकर या सरकारें अपने पैसे को कहां और कैसे निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में है, और साथ ही यह किसी भी देश या संस्था की क्रेडिट वर्ल्ड में प्रतिष्ठा, कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता को भी उजागर करने का काम करती है। तो मूडीज के साथ में अन्य 2 और कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिसको कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो एक है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, जिसे बोलते हैं पुअर्स ग्लोबल बोलते हैं। ये भी एक प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि मूडीज के साथ मिलकर काम करती है। और दूसरी है फिंचटेक रेटिंग्स। ये तीनों एजेंसियां मिलकर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती हैं। तो आज की ये हमारी न्यूज़ थी जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में इन 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की जो मुहर लगी है वो ये बताते हैं कि भारत अपने विकास की ओर उन्मुख हो रहा है, और विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास और लोगों के अंदर जिस प्रकार से इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, भारत की वित्तीय स्थिरता जिस प्रकार से कायम है, उस चीज का आधार है कि हमारे विकास की दर जो कि वैश्विक स्तर पर हो रही मंदी के आसार के बावजूद भी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्रेडोज IAS के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और अन्य चीज़ों के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ UP PCS, स्टेट PCS, विभिन्न प्रकार की जैसे BPSC, RAS, MP PCS, SCS और विभिन्न प्रकार के जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, मॉडल टेस्ट है, आंसर राइटिंग है, इन सारी चीज़ों की प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। तो आप क्रेडोज द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।